heating effect of current or thermal effect of current. Heating effects of current. Heating effects of current or thermal effect of current. ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब ये है कि अगर किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू करंट फ्लो करेंगे तो वायर हीटअप हो जाएगा, वायर गर्म हो जाएगा. मीन्स व्हेन करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टिंग वायर, वायर बिकम्स हॉट. दिस इज द कॉन्सेप्ट डिस्कवर्ड बाय जूल. दिस इज द कॉन्सेप्ट डिस्कवर्ड बाय जूल. अगर किसी वायर में करंट फ्लो करेंगे तो वायर गर्म हो जाएगा. ये इफेक्ट जो है करंट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहा जाता है और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? जूल ने की थी. क्यों होता है ऐसा? ऐसा होने की वजह है कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ पॉजिटिव आयंस इनसाइड द कंडक्टिंग वायर. मतलब कि अगर कोई सपोज कर लीजिए, मान लीजिए ये कोई कंडक्टिंग वायर है और इस कंडक्टिंग वायर के क्रॉस हमने बैटरी लगा दी V वोल्ट की. तो आप जानते हैं ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव है. अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी. तो इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा. ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगेगा वो इधर से इधर लगेगा. और जब फोर्स इधर से इधर लगेगा तो ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट होगा. इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस एंड की तरफ जाएगा. आप जानते हैं बेटा कि कंडक्टिंग वायर के अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन होता है. किसी भी मेटल वायर के अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में होते हैं, जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और पॉजिटिव आयन उसके अंदर स्टेशनरी स्टेट में होता है. तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो पॉजिटिव आयन से कोलाइड करेगा तो कोलिजन के समय एनर्जी का लॉस होगा. यही कॉन्सेप्ट है ना कि कोलिजन के समय काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा. और जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो किस फॉर्म में अपीयर होगी? हीट के फॉर्म में अपीयर होगी. इस वजह से वायर गर्म हो जाता है. जैसे कोई हीटर है, हीटर का प्लग हम जो ही इंसर्ट करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, हीटर तुरंत गर्म होकर के हीट जनरेट करने लगता है. रीजन है कोलिजन्स की वजह से जो एनर्जी का लॉस है वो जो है हीट के रूप में अपीयर होता है. अच्छा, जूल ने ये कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया था और जूल ने जो लॉ दिया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के रिगार्डिंग, जो लॉ दिया, उस लॉ का नाम क्या है? जूल्स लॉ. क्या नाम है उसका? जूल्स लॉ. और जूल्स लॉ क्या कहता है? जूल्स लॉ का स्टेटमेंट है कि व्हेन रेजिस्टेंस एंड टाइम आर कांस्टेंट, heat produced by conductor is directly proportional to square of the current through conductor. Means अगर इस कंडक्टर में करंट आई है और इसका रेजिस्टेंस और टाइम दोनों कांस्टेंट है तो H हीट प्रोड्यूस प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर होगा when R and T कांस्टेंट. when R and T कांस्टेंट यानी H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. ये प्रोपोर्शनैलिटी को, RT यहाँ पे कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT ये फार्मूला बनता है. ये फार्मूला एप्लीकेबल केवल तभी है, जूल्स लॉ ये है, ये फार्मूला है जूल फार्मूला. ये इसकी यूनिट हो गई जूल. अगर इसकी यूनिट जूल हुई तो इसकी वैल्यू मैं कैलोरी में लिखना चाहता हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा बेटा I स्क्वायर RT डिवाइडेड बाई 4.2 कैलोरी. क्यों ऐसा है? क्योंकि आप जानते हैं 1 कैलोरी किसके बराबर है? 4.2 जूल के बराबर. इस तरह से इसको हम जूल्स लॉ के नाम से जानते हैं. H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT अपॉन 4.2 कैलोरी. ठीक है, जूल्स लॉ समझ में आ गया? अच्छा, अब देखो बेटा, जूल्स लॉ से रिलेटेड बहुत सारे फार्मूले जिन पर क्वेश्चंस बनते हैं एवरीवेयर इन कंपटीशन, इन बोर्ड, कहीं भी बनते हैं. उन फार्मूलेज को मैं एक जगह लिखता हूं और इनको जूल्स फार्मूले के नाम से लिखता हूं. तो जो जूल्स फार्मूले हैं वो मैं एक जगह कलेक्ट कर देता हूं. जूल्स लॉ से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं वो सब मैं जूल फार्मूले के नाम से कलेक्ट कर देता हूं. जूल्स फार्मूले, जूल्स फार्मूले के नाम से कलेक्ट कर देता हूं. देखो बेटा,
जूल्स लॉ पर बेस्ड जो सबसे पहला फार्मूला मैं ले रहा हूं वो है वर्क डन का फार्मूला। अगर हम वर्क डन की बात करें, पहला फार्मूला है वर्क डन का, तो वर्क डन W V इंटू क्यू होता है। V इंटू क्यू को हम IVT लिख सकते हैं क्योंकि Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है। इसको मैं V स्क्वायर T बाई R लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि I इज इक्वल टू V बाई R होता है। यहाँ V बाई R रखेंगे तो V स्क्वायर बाई RT हो जाएगा। इसको अगर मैं लिखना चाहूं बेटा तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R, इसको लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RT। ये कैसे हो गया? V इज इक्वल टू आई आर रख दिया, V इज इक्वल टू आई आर रख दिया और R से R कट गया तो I स्क्वायर RT आ गया। ये आ गया जूल में। ये जो यूनिट इसकी हुई वर्क डन की वो जूल में हो गई। ये पहला फर्स्ट पॉइंट है रिगार्डिंग जूल्स लॉ या जूल्स फार्मूले। सेकेंड जो है वो हीट प्रोड्यूस्ड का फार्मूला। हीट प्रोड्यूस्ड का क्या फार्मूला है? हीट प्रोड्यूस्ड का फार्मूला है वी क्यू अपॉन, हीट प्रोड्यूस्ड हम जनरली कैलोरी में लेते हैं, तो कैलोरी में मैं लिखूंगा यहाँ तो वी क्यू अपॉन 4.2 या IVT अपॉन 4.2 या V स्क्वायर T बाई R इंटू 4.2 और I स्क्वायर RT डिवाइडेड बाई 4.2। इसको मैं कैलोरी में लिख सकता हूं। ये जो यूनिट होगी वो कैलोरी हो जाएगी। इस तरह से ये हीट प्रोड्यूस्ड का फार्मूला हो गया। तीसरा जो फार्मूला है जूल्स लॉ से रिलेटेड, उसको हम पावर कंजम्पशन कहते हैं। पावर कंजम्पशन P इज इक्वल टू W बाई टी, आप जानते हैं पावर कंजम्पशन P इक्वल्स टू W बाई टी। W बाई टी का मतलब VQ बाई टी, या इसको IV लिख सकते हैं बच्चों, IV लिख सकते हैं, या इसको V स्क्वायर बाई R लिख सकते हैं। यहाँ से V, इसको अगर W की ये वैल्यू यहाँ रखें, ये तो T से T कट जाएगा, V स्क्वायर बाई R हो जाएगा, और ये वैल्यू अगर W की जगह रखें तो T से T कट गया, I स्क्वायर R हो जाएगा। अगर I स्क्वायर R, ये जो यूनिट होगी बेटा वो वाट में होगी, ये जो यूनिट होगी वो वाट में होगी। अगर I स्क्वायर R को मैं P मान लूं, यानी I स्क्वायर R अगर P है तो ये वैल्यू I स्क्वायर R की यहाँ रखने पे फार्मूला P इंटू टी आ जाएगा, P इंटू टी आ जाएगा। और यहाँ पे अगर रख दूं I स्क्वायर R को P रख दूं तो फार्मूला क्या आ जाएगा? PT, फार्मूला आ जाएगा PT डिवाइडेड बाई 4.2, और ये यूनिट, इसकी यूनिट जो है PT डिवाइडेड बाई 4.2 कैलोरी में हो जाएगा। ये जूल्स फार्मूले हैं जिन पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से है, क्वेश्चन लिखो बच्चों, क्वेश्चन लिख लीजिए। What is amount of heat produced by heater of 1000 watt in 5 minutes? हीटर ऑफ 1000 वाट इन 5 मिनट्स। 1000 वाट का हीटर 5 मिनट में कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा? आप आंसर कैलोरी में बताइए, कैलोरी में आंसर बताइए हीट प्रोड्यूस का। कौन सा फार्मूला लगेगा बेटा इसमें? देखिए, पावर दिया है 1000, टाइम दिया है 5 मिनट, तो हीट प्रोड्यूस PT अपॉन 4.2 ये लगा दीजिए। H इज इक्वल टू PT अपॉन 4.2। पावर कितना है? 1000 वाट है। टाइम कितना है? 5 है, 5 मिनट। 5 इंटू 60 कर दीजिए डिवाइडेड बाई 4.2। इससे कैलोरी में वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी बच्चों? अगर इसको हम सॉल्व करें तो हीट प्रोड्यूस्ड इन कैलोरी कितना आ जाएगा?
देखो ये हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 5, यही होगा ना, 3 इंटू 10 पावर 5 डिवाइडेड बाई 4.2। सॉल्व कर लीजिए इसको, डेसिमल हटा के 30 कर दीजिए, 30 में 42 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, डेसिमल हटा के 30 डिवाइडेड बाई 42 कितना आएगा 0.72। 30 में 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.72 आएगा। 0.72 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 5 तो कितना आया 7.2 10 टू द पावर 4। 7.2 10 टू द पावर 4 और यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, कैलोरी, यूनिट हो जाएगी कैलोरी। इस तरह से छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखिए इस पे, दूसरा क्वेश्चन लिखिए, voltage supplied to a bulb, voltage supplied to a bulb, voltage supplied to a bulb is increased by 0.1%, 0.1%, 0.1%. What is percent increase in, what is percent increase in brightness of the bulb? What is percent increase in brightness of the bulb? निकालो। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। बल्ब के क्रॉस जो वोल्टेज है उसमें 0.1% इंक्रीज करें तो बल्ब की ब्राइटनेस यानी बल्ब का इल्यूमिनेशन कितने परसेंट बढ़ जाएगा, बल्ब कितने परसेंट ज्यादा ब्राइटर हो जाएगा। तो इसमें आप एक चीज बहुत क्लियरली समझ लो बच्चों, ब्राइटनेस जो बल्ब की है वो पावर कंजम्पशन पे डिपेंड करती है, यानी बल्ब जितना ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा उसकी ब्राइटनेस उतनी ज्यादा होगी। जैसे 100 वाट का बल्ब है, 200 वाट का बल्ब है, 200 वाट के बल्ब का पावर कंजम्पशन 100 वाट से ज्यादा होगा सर्किट में। अगर 200 वाट का बल्ब ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, 100 वाट से जस्ट डबल पावर कंज्यूम करेगा तो उसकी ब्राइटनेस भी जस्ट डबल होगी। ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन में अगर सब्जेक्टिव अप्रोच की बात करें तो सब्जेक्टिव अप्रोच तो आपको बहुत क्लियरली पता है। अगर इसका सॉल्यूशन हम ले बच्चों, मान लीजिए बोर्ड एग्जाम के लिए, तो अगर सॉल्यूशन ले तो हमें पावर कंजम्पशन प्रोपोर्शनल टू V² लेके चलना पड़ेगा क्योंकि बल्ब का रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। तो अगर हम P2/V1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा V2/V1 का होल स्क्वायर, यही होगा ना क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। अब यहाँ पे मुझे आप ये बताओ कि वोल्टेज सप्लाइड V1 से कितना बढ़ाया गया है 0.1%, 0.1/100 इंटू V1 यानी V2 आ जाएगा 1.001 V1। ये वैल्यू V2 की आ गई, ये वैल्यू V2 की आप यहाँ रख दो बेटा, तो P2/P1 हो जाएगा P2/V1 1.001 V1/V1 होल स्क्वायर। V1 से V1 कट गया, 1.001 का होल स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 1.001 का होल स्क्वायर कितना आएगा 1.002। वेरी गुड, 1.002। P2/P1 आ गया 1.002, यही आया ना, यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं है, क्लियर है। अब अगर मैं P2 लिखना चाहूं बच्चों तो यहां से P2 में क्या लिख सकता हूं बताइए, ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे। P2 अगर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं बताइए, P2 अगर लिखेंगे तो यहां से हो जाएगा बेटा P2 इज इक्वल टू 1.002 P1। अब मैं चेंज इन पावर कंजम्पशन लेता हूं, डेल्टा P, पावर कंजम्पशन कितना चेंज हुआ, ये हो जाएगा P2 माइनस P1। ये वैल्यू आप पुट कर दो, 1.002 P1 माइनस P1 कितना आया 0.002 P1। परसेंट चेंज इन पावर कंजम्पशन, परसेंट चेंज परसेंटेज लेना है तो 0.002 P1
मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय P1। ऐसा कर देंगे जब, तो ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करने पे आ जाएगा, ये सॉल्व करने P1 से P1 कट गया, ये 0.2%। इस तरह से इसका आंसर 0.2% है। और अगर ये सब्जेक्टिव है तो 3 मार्क्स आपको मिल गया। बात समझ में आ गई बच्चों? क्लियर? इसको आप नोट कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव अगर है तो 5 सेकंड में आंसर टिक कर सकते हैं, और वो आपको मालूम है। क्या करते हैं ऑब्जेक्ट, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शंस दिए हैं 0.02%, 0.2%, 0.01%, 0.1%, तो आप 0.2% को क्यों टिक करेंगे? क्या शॉर्टकट मेथड है? हाँ, हमने आपको बताया था P = V²/R अगर है, R कांस्टेंट है, V परसेंट चेंज इन वोल्टेज दिया है, कितना दिया है बच्चों? 0.1%। परसेंट चेंज इन पावर कंजम्पशन निकालना है, फार्मूला देखो, V का जो यहाँ पे पावर उससे सीधे मल्टीप्लाई करो, 0.1 तो 0.2%। इस तरह से 5 सेकंड में हम आंसर टिक कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव अप्रोच यही रहेगा। आई थिंक क्लियर है? इज दिस क्लियर? अच्छा, एक और क्वेश्चन जरा लिखो बच्चों, एक और क्वेश्चन लिखिए। करंट थ्रू ए हीटर, current through a heater current through a heater is increased by 20%. Current through a heater is increased by 20%. What is percent increase in heat produced by the heater? What is percent increase in heat produced by heater? निकालो बेटा, सॉल्व करिए। व्हाट इज परसेंट इंक्रीज इन हीट प्रोड्यूस्ड बाय हीटर? सॉल्व करके बताइए। व्हाट इज परसेंट इंक्रीज इन हीट प्रोड्यूस्ड बाय हीटर? कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें? फार्मूला कौन सा लगेगा? H इज इक्वल टू I²RT डिवाइडेड बाई 4.2। यही है ना भाई? हीट प्रोड्यूस्ड बाई हीटर करंट डिपेंडेंट है, तो आपके पास फार्मूला क्या है? H इज इक्वल टू I²RT डिवाइडेड बाई 4.2, यानी H प्रोपोर्शनल टू I²। R और T कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि H2/H1 कितना हो गया? दिस इज I2/I1 होल स्क्वायर। हाँ, 44%। I2 कितना दिया है? I2 दिया है I1 प्लस 20I1/100, यानी I1 में 20% इंक्रीज किया गया। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1.2I1 आ जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1.2I1 आएगा। ये I2 की वैल्यू आप यहां पुट करो तो H2/H1 आ जाएगा 1.2I1 डिवाइडेड बाई I1 होल स्क्वायर। I1 कैंसिल, 1.2 स्क्वायर यानी 1.44। अब इससे H2 आप निकालोगे तो 1.44 H1 आ गया, और अगर डेल्टा H निकालोगे बेटा तो डेल्टा H कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा H2 माइनस H1, चेंज इन हीट प्रोड्यूस, तो ये हो जाएगा 1.44 H1 माइनस H1, कितना आएगा? 0.44 H1। अब इससे परसेंटेज निकाल लो,
डेल्टा एच का परसेंटेज, तो 0.44 H1 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई H1। सॉल्व कर लेंगे, H1 कैंसिल, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा ये 44%। तो इस तरह से 44% इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 44%। तो ये तो इसका सब्जेक्टिव अप्रोच हो गया। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इतना करने में तो टाइम बहुत वेस्ट होगा, तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए एक सिंपल सा शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। क्या है शॉर्टकट मेथड? परसेंट चेंज इन हीट प्रोड्यूस्ड, एन के ऊपर जो भी क्वांटिटी का पावर है मल्टीप्लाइड बाई 1 × 100। देखो बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर लेस देन 2% का क्वेश्चन दिया है तो आप जो पावर लगा है मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा। लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 2% में आप ये शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करोगे, जैसे H प्रोपोर्शनल टू I²। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में I का पावर 2 है, तो 2 यहां पे आप रखो। परसेंट चेंज इन H, n के ऊपर 2 - 1 × 100। भाई ये पावर यहाँ 2 है, कहीं 3 भी हो सकता है, कहीं 4 भी हो सकता है। n कितना है? n को कहते हैं टाइम्स चेंज। अगर 20% चेंज है तो n की वैल्यू 1.2 है। भाई H2 अगर आप ले रहे हो, H1 से 20 H1 बाई 100 कर रहे हो, तो ये 1.2 H1 आ रहा, n की वैल्यू 1.2 है। अगर 30% चेंज है तो 1.3, 40% चेंज है 1.4, 50% है तो 1.5। इस क्वेश्चन में 20% है तो n की वैल्यू आप 1.2 का होल स्क्वायर माइनस 1 × 100 कर दोगे। ये आ जाएगा 1.44, ये आएगा 1.44 माइनस 1 × 100। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो विद इन 10-20 सेकेंड यू विल गेट 44%। तो इस तरह से हम मोर देन 2% वाले केस को सॉल्व करते हैं। ये इसके लिए एक सिंपल शॉर्टकट अप्रोच है। तो ये तो जूल्स लॉ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए। अब इसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ हीटर्स एंड बल्ब करके है। तो हेडिंग आप डाल दो बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ हीटर्स और बल्ब्स। कॉम्बिनेशन ऑफ हीटर्स और बल्ब्स, कॉम्बिनेशन ऑफ हीटर्स और बल्ब्स। जूल्स लॉ के बाद है हीटिंग इफेक्ट में कॉम्बिनेशन ऑफ हीटर्स और बल्ब।